Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's lecture, we are going to discuss resources and development. This is your chapter 1 of class 10 geography और इस वीडियो में हम चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 बचा हुआ जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, उनके प्रिवेंशन, इन सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं और बाकी सॉइल की क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे दूसरी वीडियो में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. व्हाट आर रिसोर्सेज? एक क्वेश्चन आता है माइंड में जब हम चैप्टर देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. जो भी चीज़ें हमारे काम आ सकें, जो एनवायरनमेंट में है हमारे काम आ सकें, वो सब रिसोर्स हैं. इवन ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. चलिए ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ प्रेजेंट है, जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सभी रिसोर्सेज हैं, है ना. इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable. Only then it can be termed as resource. तभी हम इसको रिसोर्स बोल सकते हैं. जब ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो पाए, हमें इकोनॉमिकली फेसिबल हो पाए, अफोर्ड कर पाएँ हम इसको, और कल्चरली एक्सेप्ट कर पाएँ. ठीक है. तभी एक रिसोर्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल. ह्यूमन मैंने आपको बता दिया. How can we classify the resources? So we can classify the resources on 4 bases. कौन कौन से bases हैं? 1. On the basis of origin. 2. On the basis of exhaustibility. 3. On the basis of ownership. 4. On the basis of status and development. Okay? अब हम बात करें सबसे पहले on the basis of origin में, तो what are the types of resources? Biotic and abiotic resources. Okay, and what are the types of resources on the basis of exhaustibility? तो हमारे यहाँ पे 2 resources हैं, renewable and non-renewable resources. And when we are talking about on basis of ownership, ownership के base पे हम कितने types के देखते हैं resources को? 4 types. Individual resources, community resources, national resources और international resources. Last and final on the basis of status and development. Potential resources, developed resources, reserves and stocks. ठीक है. यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया. अब इनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं होते क्या हैं ये. फर्स्ट हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक. अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ओरिजिन. क्या था? बायोटिक और अबायोटिक. बेसिस हम जब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे, तो हमें मिलता है बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज. अबायोटिक रिसोर्सेज, अब बायोटिक कौन से होते हैं? जो हमें बायोस्फीयर में मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और जो लिविंग और रिसोर्सेज हैं, लिविंग बींग्स जो भी जितने भी हैं, फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ये क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं विच हैव लाइफ. ठीक है, जिनमें जीवन है. और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं हमारे, जैसे कि रॉक है, मिनरल है, ये सब क्या हैं? हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं. अगर इनको आप अलग से डिफाइन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है, सॉइल, ये हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं. आज हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्ट होने के बेस पे जब हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं तो वी हैव 2 रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. The resources which can renewed and reproduced by the physical, chemical and mechanical processes are known as renewable और replenishable resources. ठीक है, इन्हें वापस रिन्यूल या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, रिसाइकल करके, रीयूज़ करके, जैसे कि वाटर है, इवन इसे रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है, रीमेड किया जा सकता है. वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, प्लांटेशन के थ्रू. सोलर एनर्जी है, आपको पता है सन एक सोर्स है एनर्जी का, सोलर एनर्जी के. इसके अलावा विंड एनर्जी. ठीक है, ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज.
विच वंस गेट एग्जॉस्टेड, जो एक बार ख़त्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो वी कैन नॉट बी रिमेड और कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, हम उसे दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसे रिप्रोड्यूस करना चाहें तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। कितना टाइम? मिलियन बिलियन ईयर्स। जैसे कि आप पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स यू देखते हैं ना, फ्यूल है फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीज़ों को बनने में कितना टाइम लगा था। बहुत साल पहले ये ज़मीन के नीचे दब गए थे, उसके बाद ये कार्बनिक कंपाउंड में चेंज हुए, पेट्रोलियम हमें, और ये डायमंड, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें, फ्यूल्स वगैरह जो हमें मिलते हैं, ये मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद उनकी फॉर्मेशन हुई है, पता है आपको। और इसीलिए हमें इन्हें वाइजली यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जैसे हमारा घर है ना, हमारी ज़मीन, आवर लैंड एंड हाउस। कम्युनिटी रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, लाइक उस समुदाय के सभी लोग उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे पार्क है, प्लेग्राउंड है। ओके, नेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो विच बिलोंग टू नेशन, जैसे हमारे इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं, रेलवे है, ब्रिज है, फ्लाईओवर है, वो सब नेशनल रिसोर्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, हम जो यूटिलाइज एक कंट्री पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन है ना। जैसे सी बाउंड्री, जैसे हम देखते हैं ओशन वाटर जो है, जहाँ पे हम ओशन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बियॉन्ड 200 किलोमीटर, ठीक है, इसे नॉटिकल माइल्स में मेज़र करते हैं सी को। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। अब लास्ट हमारा जो था क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे जब हम देखते हैं, हाँ, तो कितने टाइप का होता है ये? एक तो होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है शायद, ठीक है, लिख देते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक और रिजर्व। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जो हमें पता है सर्वे किए जा चुके हैं, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और हम उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे कि कोल है, ठीक है, और बाकी और एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनसे हम काफ़ी अच्छे से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? जो ऐसे रिसोर्सेज जो उस रीजन में हैं, प्रेजेंट हैं, हमने फाउंड कर लिए हैं, बट वो यूज़ में नहीं है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। क्यों यूज़ में नहीं है? क्योंकि हमें उन्हें यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, एंड जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो क्या करती है? वो डेवलप्ड रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ना, कोल को या वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसीलिए पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हुए भी हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्टॉक और रिज़र्व। स्टॉक क्या होते हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारे पास वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है कि हम उन्हें एक्सेस कर पाएँ या उन्हें यूज़ कर पाएँ। आप एग्जांपल लीजिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे हमें पता है कि H2O इसका फॉर्मूला है ना, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कमी है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है कि हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक के फॉर्म में ऐसे ही रहता है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक है ही नहीं, डेवलप ही नहीं की है, जिससे हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाएँ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, हम रिज़र्व के बारे में बात करते हैं। तो रिज़र्व क्या है? रिज़र्व्स आर सबसेट ऑफ स्टॉक, है ना। रिजर्व्स कैन बी यूज फॉर फ्यूचर नीड्स लाइक वाटर इन डैम्स। हम उसे किसके लिए यूज़ करते हैं? इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आपको पता है वुड वगैरह और बाकी मेडिसिन और जो चीज़ें हमें उस जंगल से मिलती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने सोचा है कि हमने देख लिया क्या क्या, ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे हमने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से पढ़ लिया।
ठीक है। अब हमने बात की थी यहाँ पे वाइजली यूज़ करने के ऊपर, हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें तो हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, एक ऐसे डेवलपमेंट की तरफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा, है ना। फ्यूचर अगर मान लीजिए हम ऐसे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या काम जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हो ही ना पाए, अवेलेबल ना हो वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हुए, बिना हानि पहुँचाए अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और उस प्रेजेंट डेवलपमेंट से हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स और उनके फ्यूचर पे या उनके डेवलपमेंट पे कोई असर ना पड़े, वो डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। उससे क्या होगा? हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है। और हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा एनवायरमेंट हम डिग्रेड कर देंगे तो भाई सॉइल और लैंड भी डिग्रेड होती है। हम लोग ओवर यूज़ तो उन्हें भी करते हैं, ओवर कंज्यूम करते हैं, है ना। कैसे? लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। ओके। जब हम किसी पर्टिकुलर लैंड को एक कंटिन्यूस लगातार हम उसे यूज़ कर रहे हैं एक लंबे समय के लिए, बिना उसकी देख रेख किए, बिना उसकी देखभाल किए, तो क्या होगा? जब हम किसी की देखभाल नहीं करते और उसे ऐसे यूज़ करते रहते हैं, किसी मशीन को आप लगातार चलाओ तो क्या होगी? वो भी तो ख़राब हो जाएगी ना। तो ज़मीन भी ऐसी है, अब नेचुरल रिसोर्स है तो क्या हुआ? उसको भी देखभाल की ज़रूरत है। तो उसको कंजर्व नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे तो उसका जो क्वालिटी लेवल है वो लो हो जाएगा और लैंड धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगी। उसका जो क्वालिटी लेवल है, स्तर है, उसका फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे बैरन लैंड बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना। फिर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमें कुछ सॉल्यूशन भी करने होते हैं। वो क्या क्या सॉल्यूशन है? एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए, है ना। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स बनानी चाहिए। जो हमारे फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनके आसपास क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आसपास शेल्टर बेल्ट्स पे बहुत पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, छोटे छोटे पेड़ पौधे, फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे, जिससे कि वो बाकी और प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सैंड ड्यून्स जब आते हैं तो उनके लिए थॉर्नी बुशेस ग्रो करनी चाहिए जिससे कि कंट्रोल हो सके। माइनिंग एक्टिविटीज़, है ना, खान वगैरह जो होती है इससे लैंड डिग्रेड होती है ऑब्वियसली, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ कम कर देनी चाहिए, कंट्रोल करके रखनी चाहिए। इवन दैट हमें क्या करना चाहिए? इरिगेशन, ओवर इरिगेशन जो होता है ना वो गलत होता है। उससे भी लैंड डिग्रेड हो जाती है। इरिगेशन तो सच अच्छी बात है, सिंचाई करना, बट ओवर इरिगेट करना एक लैंड की डिग्रेडेशन को बढ़ा देता है ना। और उसके साथ साथ अगर हम प्रोडक्शन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करने पे लैंड डिग्रेड हो जाएगी, प्रोडक्शन डिग्रेड हो जाएगा, है ना। तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन हाई होगा, प्रोडक्शन हाई होगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, है ना, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। अब बात करेंगे हम सॉइल एरोजन की। अब लैंड, ज़मीन की बात करेंगे तो लैंड एरिया में सॉइल से ही प्रोडक्शन होता है ना। अगर सॉइल एरोजन हो गया, है ना, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो सॉइल एरोजन के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है सॉइल एरोजन? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज सॉइल एरोजन। जब हमारी ऊपरी परत जो होती है वो पानी के साथ बह के चले जाए या उसमें किसी भी तरीके से बहाव या कटाव हो जाए मिट्टी की ऊपरी परत में, तो उसे मृदा क्षरण बोलते हैं, सॉइल एरोजन बोलते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, स्पेशली 2 रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं ये सॉइल एरोजन? ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी? जैसे हम लोग कर देते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई करना। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन से सॉइल एरोजन होगा क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? ज़मीन में मिट्टी को बांधे रखने का काम करते हैं। अगर हम लोग पेड़ों की कटाई करेंगे तो मिट्टी को बांधे रखने का काम कौन करेगा? तो मिट्टी तो बहेगी, है ना। उसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, हम माइनिंग करते हैं हम लोग,
ये सारे जो मेथड्स हैं इनसे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू सॉइल एरोजन हो जाता है, मृदा क्षरण होता है। नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से हैं, जैसे कि हवा कभी कभी बहुत तेज़ होती है, तो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना, वो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, उसको उड़ा के ले जाती है साथ में, तो सॉइल एरोजन हो गया ना, ऊपरी परत उड़ के चली गई। और जब ग्लेशियर्स और वाटर फ्लो होता है तो तेज़ बहाव के साथ जब पानी उस ऊपरी परत को लेके बहा के चला जाता है तो फर्टिलिटी लो हो जाती है ना, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और वही अगर बह के चली जाएगी तो क्या होगा, फर्टिलिटी लो हो जाएगी और सॉइल एरोजन हो जाएगा, मृदा क्षरण होगा। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरोजन, क्षरण के कुछ प्रकार हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है गुली एरोजन, ठीक है, नेक्स्ट है शीट एरोजन। अच्छा, इनको डिस्क्राइब करते हैं कैसे। जब देखते हैं हम लोग तेज़ी से बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर जब आता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, जब क्लेई सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, तो अपने साथ ना वो क्या करते थे, कुछ डीप कैनल्स, बहाव जब तेज़ आता है तो कहीं से तो जहाँ चिकनी मिट्टी होगी वहाँ से ज़्यादा मिट्टी बहा के ले जाएगा, कहीं पे रह जाएगा तो ऊंचा नीचा हो जाता है ना, गुलीज बन जाती हैं, लाइक रवाइंस। हम लोग चंबल की घाटियों में देखेंगे कहीं पे बेडलैंड बन जाती है पूरी तरीके से, कहीं ऊंचे नीचे ढलान हो जाते हैं, कहीं पे घाटियाँ टाइप हो जाती हैं, है ना, तो ये क्या है, हमारा गुली एरोजन है। व्हेन द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल, ऐसे करके चैनल बना देते हैं, कहीं उभरा हुआ बाहर है, कभी नीचे है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, गुलीज बोलते हैं। एंड दिस मेक द लैंड बेड लैंड, एंड इन दिस, आप अगर देखना चाहें वो कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, चंबल बेसिन में, है ना, वहाँ पे रवाइंस काफ़ी देख सकते हो आप लोग। शीट एरोजन क्या होता है, शीट से तो आप लोग समझ रहे हो ना, परत, शीट मतलब परत, एरोजन तो पता ही है, क्षरण, नुकसान होना। तो व्हेन टॉप सॉइल ओवर लार्ज एरिया इज वॉश्ड अवे, जब पूरे एक एरिया पे जो ऊपर की लेयर होती है, टॉप सॉइल होती है, ऊपरी परत होती है, वो बह के चली जाती है पानी के साथ, है ना, वॉश हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, शीट एरोजन बोलेंगे। ओके, यहाँ पे आपने एरोजन की टाइप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम, अब सॉइल एरोजन अच्छी बात नहीं है ना, मृदा क्षरण, तो इसको रोकने के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ प्रिवेंशन होने चाहिए, तो इसको रोकने के कुछ उपाय हैं, है ना, किस तरीके से हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। तो स्पेशली कहाँ पे ज़्यादा होता है, ये हिली एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पता है जो लैंड होती है वो कैसी होती है, ढलान वाली होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब बारिश आएगी तो यहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं या ऊंचे नीचे एरिया हैं वो इस तरीके से पानी को फ्लो में बहा के लेके जाते हैं। ढलान एरिया में सबसे ज़्यादा पानी बहता है, तो ऊपर जो गुली एरोजन है और जो शीट एरोजन है उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्या, हिली एरियाज़ में काउंटर प्लॉगिंग और टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। कैसे, हमें सीढ़ी नुमा छेद, जो सीढ़ी नुमा खेत हैं वो बनानी चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जिससे क्या होगा, जब वाटर वो टॉप सॉइल को बहा के लेके आएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे रुकेगा और फर्टिलिटी धीरे धीरे स्टोर होगी, मतलब जो टॉप सॉइल है उसके बहने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रिप फार्मिंग करनी चाहिए और शेल्टर बेल्स स्टैब्लिश करनी चाहिए अपने फील्ड्स के आसपास, ठीक है, जिससे क्या होगा, सॉइल एरोजन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और हम प्रिवेंट कर पाएंगे सॉइल एरोजन को, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस चैप्टर। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe my channel. Thank you.